नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन के आगाज से पहले हम आपको एक अहम खबर बताते हुए चले। नई दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। साल 2026 से बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ये फैसला नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत छात्रों पर से परीक्षा का दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब छात्र पहली अनिवार्य परीक्षा देने के बाद जरूरत पड़ने पर 3 विषयों तक दूसरी परीक्षा दे सकेंगे, जो वैकल्पिक होगी। इस फैसले से छात्र अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का मौका पा सकेंगे और परीक्षा के तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अहम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 1975 में इसी दिन देश भर में आपातकाल लगाया गया था, जिसे देश आज भी नहीं भूला है। मुख्यमंत्री ने उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जेल की यातनाएं सही थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके तहत ऐसे सेनानियों को हर महीने 25,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक भी बताया। तो वहीं जशपुर जिले के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल रथ यात्रा का आयोजन अत्यंत भव्य रूप से किया जा रहा है। इस पावन मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय को गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका सौंपी गई है। ये रस्म ओडिशा संबलपुर से आए विशेष पुरोहितों की उपस्थिति में पारंपरिक विधियों से निभाई गई, जो पूरी धाम की परंपरा के अनुरूप है। मुख्यमंत्री दंपति ने श्रद्धा भाव से सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। 27 जून 2025 को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। विशेष सुसज्जित रथों में विराजमान देव विग्रह नगर भ्रमण पर निकलेंगे और हजारों श्रद्धालु परंपरा अनुसार रथ खींचने में भाग लेंगे। कार्यक्रम में ओडिशा की प्रसिद्ध कीर्तन मंडलियां, भक्ति संगीत, वाद्य यंत्रों की धुन और सांस्कृतिक झांकियां आयोजन की शोभा बढ़ाएंगी। दोकड़ा में इस दौरान विशाल मेला भी लगेगा, जिसमें झूले, मनोरंजन, पारंपरिक खान पान और रंग बिरंगे स्टॉल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड सहित कई राज्यों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्री जगन्नाथ मंदिर समिति द्वारा रथ का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसे उड़ीसा शैली में स्थानीय और विशेष शिल्पकारों की मदद से तैयार किया जा रहा है। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से इस पावन यात्रा में भाग लेने और पुण्य लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया है। यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सांझी संस्कृति विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। ईश्वर कृपा है और जगन्नाथ महाप्रभु का हम पूरी एक बार दर्शन को गए और अद्भुत रहा दर्शन भी। और यहाँ दोकड़ा में हमारा बहुत पुराना मंदिर है। 1942 यहाँ के जो हमारे महाराज पति पत्नी ये दोनों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास पे मंदिर की स्थापना हुई। और इतना पुराना मंदिर, छोटा सा, हम बार बार जाते रहे ताकि जगह जहाँ जैसे भी समय रहा। और इसी कड़ी में जब साय जी अनेक पदों पर विराजमान होते गए तो महाराज जी का भी थोड़ा सा लगा कि अब हमारा काम हो सकता है। तो हमने साय जी के पास प्रस्ताव रखा कि बेटा बार बार आते तो देख तो रहे और तो कहीं आपके हाथों से ये शुभ काम हो जाता है कि मंदिर का नवनिर्माण हो जाए और भगवान जगन्नाथ जी को एक सुंदर सा और एक आसन मिल जाए तो बिल्कुल बोले महाराज जी हो जाएगा। और उसी तारतम्य कार्य सीएम बनने के पहले से उसमें साय जी काम कर रहे थे और उसके पश्चात अभी वर्तमान में बहुत सुंदर सा दरबार सज के तैयार हुआ और उसमें पुनः मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है, खासकर ग्राम दोकड़ा वासियों के लिए, कि ग्राम दोकड़ा की अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण सन 1900 जिसकी रथ यात्रा सन 1942 में प्रारंभ हुई और निर्माण सन 1968 में हुआ।
ऐसे अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्मिष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय साय जी और उनके सब परिवार के द्वारा कराया गया और हम सब के लिए और भी खास दिन बन जाता है कि हम सब ग्रामवासी आदरणीय साय जी को गजपति मनोनीत किए हैं। ईश्वर कृपा है और जगन्नाथ महा तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगा दिया था, जो भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा था। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी कानून और संविधान का सम्मान नहीं किया और आज वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और उन्हें कभी चुनाव न जीतने देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को अपने बीते पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए, न कि लोकतंत्र की दुहाई देनी चाहिए। उन्होंने आपातकाल को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कांग्रेस की सबसे बड़ी साजिश करार दिया। तो वहीं इंदौर में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और तत्कालीन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकतंत्र को इस हद तक कुचला गया और ये दौर भारत के इतिहास में असंवैधानिकता की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल का उद्देश्य लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया को पूरी तरह दबाना था। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब अदालत ने किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धोखाधड़ी के चलते अयोग्य ठहराया और वो इंदिरा गांधी थी। इसके बाद ही देश में आपातकाल थोपा गया था। त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि ये कड़वी सच्चाई नई पीढ़ी को याद रखनी चाहिए। तो 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे राज्य विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इमरजेंसी को हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे काला अध्याय बताया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया और देश को सबसे एक बड़ी जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आम नागरिकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निर्दयता से प्रताड़ित किया। उनके मुताबिक लाखों लोगों को जेल में डाला गया और देश भर में लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया गया। रमन सिंह ने कहा कि उस दौर के बाद सभी राजनीतिक दलों के मन में ये बात स्पष्ट हो गई कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती। बीजेपी देश भर में लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान को रौंदा गया था। आपातकाल जो एक काला अध्याय हिंदुस्तान की राजनीति का है, जिस काला अध्याय में संविधान को जिस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया और जिस प्रकार पूरे देश को एक जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार क्रूरता के साथ आम आदमी को, पत्रकारों को, समाज के सभी लोगों को परेशान किया, तो वो निश्चित रूप से इस देश के वो काला अध्याय जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ मरोड़ किया गया, मैं समझ में आता है कि उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के दिमाग में ये बात है कि बाकी सब काम हो सकता है मगर तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती। काल जो तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के रद्द होने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि दौरा रद्द होने से ये साफ है कि गृह मंत्री मौजूदा सरकार की तैयारियों से संतुष्ट नहीं हैं। भूपेश बघेल ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में अमित शाह सुकमा और प्रभावित क्षेत्रों तक गए थे और उनके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने कहा कि आज जब उनका दौरा रद्द हुआ है तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें मौजूदा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है।
मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरी शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमें सही मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरी शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमें सही मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ। वहीं एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर पालिका निगम में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है और नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व विधायक गुलाब कमरो और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम में कार्यरत प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन की बकाया राशि करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। गुलाब कमरो ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है और कई स्थानों पर सप्लाई किए जा रहे हैं। पानी में गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी। पूर्व विधायक ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जब मंत्री कहते हैं कि पैसे की बाढ़ है और जिला अध्यक्ष कहती है कि पैसा नहीं है, तो जनता पूछ रही है कि वो बाढ़ बहकर कहां गई। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जबकि इसी क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं। वन विभाग में अवैध कटाई के आरोप लगाते हुए कहा गया कि इसमें मंत्री संरक्षण दे रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि चिरमिरी नगर निगम जनता की मूलभूत जरूरतों से पूरी तरह उदासीन है और केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि महापौर कार्यालय प्रदर्शन के दौरान बंद मिला, जबकि कमिश्नर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अगला आंदोलन और भी उग्र होगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड अब एक्शन मोड में आ गया है। बिलासपुर जिले की वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से बकाया किराया न देने वाले 42 किराएदारों पर कड़ा रुख अपनाया गया। चाटापारा इलाके में स्थित इन संपत्तियों पर नियमों के तहत नया किराया तय कर सभी से नए सिरे में अग्रीमेंट करवाया गया और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बैठक कर निर्देश दिए कि बकाया किराया 4 किस्तों में जमा किया जाए और अब सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक किराया देना होगा। डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि पहले महीने की आमदनी मात्र 23,000 थी, जो अब बढ़कर 5,40,000 रुपए प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि नया वक्फ बिल गरीब मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। तो वही जांजगीर चांपा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हालत बेहद खराब हो चुके हैं। देवरी मोड़ से तनौद, कमरीद और शिवरी नारायण से खड़ताल जाने वाले मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बरसात की हल्की बूंदें इन सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढों में राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। पिछले 2 सालों से ग्रामीण इन सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इन बदहाल सड़कों से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण और अनाचार के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय युवक दशरथ सिदार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार 21 जून की रात की है, जब बच्ची घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने
तत्परता दिखाते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और टीम गठित कर महज कुछ घंटों में बच्ची को थाना क्षेत्र के दादर जंगल से सुरक्षित बरामद कर लिया। महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ में बच्ची ने जो खुलासा किया उसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि वो पीड़िता पर गलत नियत रखता था, जिसके चलते उसे जंगल की ओर ले गया। बढ़ते पुलिस दबाव के चलते वो पीड़िता को जंगल में ही छोड़कर भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गंभीर बात यह है कि करीब 1 महीने पहले इसी परिवार की एक और नाबालिग बेटी के साथ भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। दोनों वारदातों के बाद पूरा परिवार सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। कल दिनांक 21/6/2025 को थाना सिविल लाइन कोरबा में एक रिपोर्ट आई, अपहरण की रिपोर्ट आई, जिसकी अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने पर नाबालिका के अपहरण के संबंध में था, जिसके कारण तत्काल ही उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीर अपराध पर तत्काल एक्शन लेते हुए टीम बनाई गई थी, जिस टीम के आधार पर छानबीन में बालिका को सकुशल कल बरामद किया गया था। और जिस पूछताछ में जिस आरोपी के संदेही का नाम आया था, जिसे कल देर रात्रि में घर से सामान लेकर भागते समय में उसके निवास स्थान से के पास से उसे गिरफ्तार हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल दिनांक वहीं जसपुर जिले के बगीचा एसडीएम कार्यालय में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक बौखलाई गाय ने परिसर में जमकर के उत्पाद मचाया। न्यायालयीन कार्य से पहुंचे ग्रामीणों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। उसी दौरान गाय ने वकील अविनाश पाठक पर हमला कर दिया, जिससे उनको चेहरे पर गंभीर चोटें आई है और वे लहूलुहान हो गए। गाय के हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गाय के हमले में एसडीएम बगीचा के वाहन की नेम प्लेट भी टूट गई। घटना के बाद कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रशासन की ओर से अब तक इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष नहीं की गई है। तो वही कोंडागांव पुलिस ने चोरी की बड़ी संख्या में वाहनों को बरामद किया है। आरोपी जलधर मरकाम के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक FH डिलक्स मोटरसाइकिल मिली है, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। मुरहाराम चौहान ने 23 जून 2025 को पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी स्कूटी चोरी हो गई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर विशेष टीम ने आरोपी जलधर मरकाम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ग्राम वही गांव और रांधना क्षेत्र से मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की थी, जिन्हें उसने अलग अलग स्थानों पर छुपा रखा था। पुलिस ने इन वाहन बरामद कर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और इन बदलावों के बाद जो दुष्परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं और लोगों की जान पर एक बड़े खतरे के रूप में मंडरा रही हैं। इसकी एक तस्वीर वज्रपात के रूप में भी सामने आई। देश में किन किन जगहों पर वज्रपात ने उधम मचाया और इससे कितने लोगों की जान गई, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा।
इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास न जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।